बड़े व्यक्ति की छत्र छाया पे ये सब ये इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा is a professor of linguistics in Department of Linguistics, English and Foreign Language University, शिलोंग कैंपस। और वह जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी शिलोंग कैंपस का है, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, उसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस वाराणसी, उसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं। उनका एक लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एजुकेशन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पर एक लंबा करियर रहा है। वो ऐसे कई सारे संस्थानों से जुड़े रहे हैं जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वह नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT शिलोंग, वहां पे भी प्रोफेसर और लिंग्विस्टिक्स के पद पर कार्य कर रहे थे। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू शिलोंग मेघालय, वहां पर वो एज अ रीडर ही वाज वर्किंग। एंड Assam University, he has worked there as a reader for almost 7 years, and he has also been visiting professors to many countries, and some of them I would like to mention. He has been visiting professor in Department of South and Southeast Asian Studies, University of California, Berkeley, United States of America. He has been visiting professor to Department of South Asian Languages and Civilization, University of Chicago, United States of America. He has been visiting professor in Department of South and Southeast Asian Studies, University of California. He has 2 spells there. He served there as a visiting professor in 2 spells. Professor Mishra भारत सरकार, राज्य सरकारों की कई बड़ी बड़ी कमेटियों के अध्यक्ष रहे हैं, उनके मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं, उनके मेंबर्स रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में भारत सरकार की और खासकर नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज की प्रोजेक्ट्स रहे हैं, संपन्न किए गए हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट का जिक्र हमारे डॉक्टर अलिंद ब्रह्मा साहब ने किया, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जिसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस को पढ़ने, पढ़ाने, उन पे मटेरियल तैयार करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी PhD जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से प्राप्त की है और एक सही मायने पे लैंग्वेज एजुकेशनिस्ट हैं, एक सही मायने पे लिंग्विस्ट है। क्योंकि अगर मैं आपको उनकी लिंग्विस्टिक रिपर्टुआ के बारे में बताऊंगा तो शायद आप हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति को इतनी सारी भाषाएं कैसे आ सकती हैं। प्रोफेसर मिश्रा को अरेबिक, जर्मन, पश्तो, पर्शियन, रशियन, सिंगलीज, तमिल, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट की कुछ लैंग्वेज पर भी बेसिक कमांड जरूर होगी। प्रोफेसर मिश्रा ने सैकड़ों पब्लिकेशंस related to linguistics, tribal language education, mother tongue education और से में प्रस्तुत की हैं। कई सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लाइक टीचर्स हैंडबुक फॉर इंग्लिश, हनी ड्यू फॉर क्लास 8 फ्रॉम NCERT, टीचर्स हैंडबुक फॉर इंग्लिश, हनी कॉम फॉर क्लास 7th NCERT, टीचर्स हैंडबुक ऑफ इंग्लिश, हनी सकल फॉर क्लास 6th NCERT, issues in education at elementary level. And there are many more books and papers. I think this session will not, will suffice if I, start mentioning every publication and every award which Professor Mishra has got. तो मैं इसी के साथ प्रोफेसर मिश्रा से विनय करता हूँ कि सर आप कृपया अपना जो व्याख्यान है हम सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने प्रस्तुत करें। And the importance of this lecture is that this will set the tone for the whole program, and this is why this lecture is very important in nature. And from my previous experience, I can tell you that Professor Mishra has a habit, or you can say he has ability, or you can say he has so much experience that in his one lecture he walks all of us through, from the beginning to the end of the program. So this way he highlights and about the what is the backbone of the school education, of the language education. So sir, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रस्तुत करके हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर मिश्रा, सर, ओवर टू यू प्लीज। जी धन्यवाद।
बाल बहुत लंबे हो गए हैं, मोदी जी हो गए हूँ, तो और बचाना है। वीडियो ऑफ कर सकते हैं नहीं, या चलने देते हैं, कुछ देर चलने जी देते हैं, सर। देखते हैं क्या जी रहेगा। नहीं तो फोन में स्विच करूंगा। हाँ, प्रॉब्लम होगी। पीपीटी यू कैन कीप इट देयर, आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। सर सभी लोग हिंदी समझते हैं या क्या करना है? क्योंकि सी स्विचिंग ओवर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज, यस that you cannot do two things together. Like you can uh, talk in the same thing. In conversation, we can mix languages, but for explanation, academic work, it's not good. And second thing is that when you have PPT, that also obstructs comprehension, because this is human nature that we cannot read also and also think at the same time and hear. So these things don't go together. So personally, I don't like it. So maybe it will not match my PPT. Many things will be there which are not actually mentioned in the PPT. So Hindi is okay, or English is all right? sir, I think you can present in the mix of language. Our teachers are comfortable with both. Okay. So then, Yes sir. uh, Yes sir. Yes sir. and also they all have B.Ed. Yes. Okay. And they are all teaching Assamese as first language, or both first and second Uh, languages? So this is a kind of mixer crowd where the teachers are teaching Assamese not only as a first Mhm. language but also as a second and third languages. So the teachers are not the teachers are from Assam, but they are teaching not only in Assam but across the India. So it's a mixed kind of Okay. crowd, sir. Yes, sir. All right. All right. That will do. Okay. So see, as Pankaj ji has kept the topic, he has four things were listed: teaching, learning, testing, and evaluation. And you know, since you all are B.Ed, I am not. I have no education, formal degree in education. But as all of you would agree, that it is the language through which everything happens, whether it's B.Ed or history or maths or science or conversation or our cognitive abilities, our perception, everything is related to a language. And we know, the linguists know actually how language happens in the brain. And the basic thing is that generally people when they talk about language, they think that that is a means of communication, which is not true. Language is, it has many functions, and one of them is communication, and it doesn't happen so much all the time. You're recording it, okay? Because many things will be new, so I may not know. So I'll get it from you. Fine. Okay. So what happens? So like communication is one aspect, and the other aspects are like memory, perception, cognition, and then building knowledge about the world and how we behave in the society, how we learn different subjects through language. So what I mean to say is language doesn't have a content on its own. That is very important for us to remember. And what has happened in language education in India is that we followed blindly the Americans and Europeans, but their problem was different. Different. They were teaching. Their focus was English, like teaching English to children, English language learners who belong, or teaching English as a second language. But our country has different position. Our languages are not related. Also, many times you'll find that we may write three, four languages in the same script, but we pronounce it differently. For example, Assamese, the same, see, we'll write sh, but we'll pronounce it in Bangla, sir, sh. All three srs will be pronounced as sh. Whereas in Assamese, you'll find that there is no sh, and there is no sh, murdhanya sh, retroflex. So all three, and they are not pronounced sir all the time. Sometimes they will be sir, sometimes they will be ha, sometimes they will be ha, like that kind of. So or like bih or bih or biheh. So what happens? These things are there. We'll write in Assamese da, ta, da, da, and tha, tha, da, da, but we pronounce it differently. They'll hardly make differences between
say ta and ta and tha and da, etc. So these are various things that we have to keep in mind. And the most important is language is not a thing. So if something is not a thing like mathematics or chemistry or history or economics, then we cannot talk of giving knowledge or transferring knowledge to the students of language. Language is the thing in which everything happens. It doesn't have thing. It doesn't have content that can be transferred from teacher to the learner. That is very important. So since we made the mistake in past 50, 60 years that we copied the Western theories and like we discarded grammar translation method is bad, or say communicative language competence is required, communicative language teaching is necessary, which method is good, then we spend a lot of time on phonics, that is making connection between letter and the sound. Whereas the truth is, it doesn't even work for English. In English, we have one letter, but that may be pronounced differently in different words. Like we learn A for apple, but see, we say A, but the A in apple is A, it's not A. Or in father, it's not A or A. Similarly, U. In BUT, it is but in PUT, it is oo. GH, we don't say, see, in GHOST, ghost, we say ghost. They can't say ghost actually, they say ghost. And in enough, or it is GH is F, fur. So that is waste of time in teaching phonics. So what is very important is that language has to be thought of as one unit whole. And since you all are B.Ed educated, so I should not tell you, but I would remind you that what is it that makes us human? It is language. And what we do with language, we see the world, what is going inside the brain, among the 100 billion neurons and about 3 trillion synapses. What we do, they connect to each other, they talk to each other, whatever is received through the eyes and through ears when the sound waves go to the brain. So neurons talk to each other, and through sodium, potassium, calcium, iron, and fatty acid, omega-3 acid, glucose, etc. They and electricity is produced, and they communicate to each other, and learning happens there. That means the information that we get through eyes and ears, etc., they are ingrained into the neurons. Neurons, they make habit of attaching themselves to the information, the sound waves, the visual information that comes through eyes, and they become permanent there and they stay there. This is why when we keep quiet, like right now, you're not talking, or you're only listening. And sometimes when you're alone, you're thinking about something, some past event, or you're worried about future. You're not talking, you're not making sounds audible, you're not listening to someone, but still language is there. So language happens inside the neurons, inside the brain. Some areas take care of memory, and then some take care of pronunciation. Some areas in right side of the brain, right hemisphere of the brain, they take care of the tone, the intonation, the musicality, the meaning, or the space, like what is right, what is left, what is right, etc. So these things happen inside the brain. But also, brain interacts with what is outside. So learning or teaching is actually sum total of what happens inside the brain of the child learner, that is among the neurons, and what happens between the neurons in the brain and other areas in the brain and the outside world. So we are sum of that, these two things. So if you focus only on one thing, as we do normally in language education, that we focus mainly on what is outside in the book, or just no grammar, what is there in their memory of the child. So only those things, that doesn't work. That habit we have to forget, and we have to think from the point of view of child as a complete package. And what is that? That we have a world inside our brain, and there is a world outside our brain, and when they interact, then learning happens. And these things you cannot teach actually.
Language cannot be actually taught. It can be learned. And that is very natural in children that they will learn. Any human being will learn. See, when you have babies, infants, how they recognize that who is father, who is mother, they are learning. They say something wrong, they babble, and then so they make a hypothesis that this may be right. No, mummy, I did not goad, or I know I eated. So they make these mistakes also, and then when they hear from outside, when the parents say, "Oh, you mean you ate something? You did not go?" I see. So they test the hypothesis that what I am saying, what I am hearing, is right or wrong. Does it make sense to the adults or not? And this is how the process goes on for a few years. So generalize. They make analogy that okay. Then they categorize the word. See, we do not teach our children that see these features will make something chair. These features will make something table. These features will make something house. These features will make the word good, or these features will make something bad. Cat will have these features. Dog will have these features. Noun will have these features. Singular verb will have this feature. Plural transitive verb will have that feature. We do not do that. So they make their hypothesis, they test it, they make mistakes. So we learn by making mistakes. This is how children learn. Then they make analogy, they generalize, and through whatever comes to their mind, to their brain from outside, from the adults and the world, then they create a world inside their brain. And when some information is there, more information is added, they accommodate that information, they test that, okay, it works, fine. So this sentence is all right, this word is all right. This animal is dog because it doesn't, it barks. A cat cannot do that. Although other things are similar. Oh, this is horse and this is cow because cow has udders, so someone can milk it. But oh, horse doesn't have it. So this is how they accommodate information. So first animal, then cow, dog, cat, horse, etc. Then they fit in the information that they see around themselves and what they hear or they read, and then they adjust that information in the existing knowledge, and then that is assimilated and it becomes permanent. So first they have the short-term memories. Okay, something like this word or that sentence or something is heard, something is read, some small information, and whatever is meaningful and useful, then that goes to the long-term memory. That means that the sound waves, the information have become ingrained in the neurons and it stays there longer and it has more capacity, the long-term memory. Short-term memory is there to help us to get some information and then process it and then take it to the long-term memory. So that is very important in language learning also, or language teaching also. So various information come as short-term memory, they stay there for some time. Then we have to teach and learn in such a way that those information, useful, meaningful, they should become part of our long-term memory. So what is there? The principle is that if something is not meaningful, if something is nonsense, if something is not useful, no child in the world can learn anything. So we learn. And why do humans learn? Because learning is natural in humans. We learn and everyone has to learn, language or no language or any kind of language, written or oral. But the purpose of learning is that we try to make sense of the world outside and what goes on inside the head. That is important. We connect these two. And why we do that? Because although people say that long-term memory has infinite capacity, that is not true. It has a finite capacity, more than computers, that is true, much more than that, but it's not infinite in the real sense. So brain, this is, you all know, since you are educationists, so that brain has limited capacity and brain doesn't like uncertainties. It doesn't want to overload its long-term memory with so much of information and confusion or things that don't make sense. So brain looks for making sense and it doesn't go for individual items. For example, when I look at this room, see, this is my room. I don't see my bag there,
my book there, my another laptop there, my hard disk there, my specs case there, my heater there, my TV there, my water bottle there, that paper there, these 3 chairs there, my bed here, this blanket here. No, the totality. So this is very normal and natural in the children or any human being, that we see things in totality, in whole. We don't see it in parts. So teaching learning languages by taking the individual items, like this is reading skill, that is writing skill, this is transitive verb, that is intransitive verb, this is active, that is passive, this is ka, this is ta, this is kra, or nya is combination of for these 2 letters and so on. Items, if you take separately, it doesn't make any sense to the child. And no child wants to learn something, and actually no human can learn anything if it is already there in his head. If it is already there, or something that doesn't make sense, that thing cannot be learned. So what is the idea? That we have to have some background knowledge, prior knowledge. On that only something is built. So when the child comes to school, she has already mastered one language, at least one language, grammar of one language. So she knows what is grammar, what is noun, what is verb. She cannot define it, but she's already using it. So what is the point in, again, going into those things and evaluating a child on synonym, antonym? She already knows it. No, the verb, noun, active, passive, etc. There's no point in doing that. Or if you select a text which is not related to the child's background knowledge, like Helen Keller in Assamese textbook, class 6 or 7, you'll find a big lesson on Helen Keller, what happened to her, etc. And then poems of, say, Bhupen Hazarika, as I have given this in example, you'll see it in a few minutes. So what happens? These things don't make sense. In class 6, there is one text I remember where they talk about kahar shal. That means where the, what do you call, brazier makes utensils, no, bati and thali, etc., of brass and bronze, and how they mix ranga. People eat in steel bati, thali, and with steel chammach. So instead, so giving a whole lesson and then so many activities and tests and questions based on how bronze is mixed with tama, and then you get something else, and how these utensils are made, and what do you do with hati kujia bati. Who will understand hati kujia bati? Very few people in the villages, maybe they'll have it, but in urban areas they won't have it. So what is important is that whatever is going through eyes or ears to the children, that should be related to their prior knowledge, their background knowledge, their experience. It should be related to their level. It should be meaningful. It should have some sense. If it is not sense, so as adults, when we make textbooks or tests and evaluation and assessment tools, we always think from the point of view of the adults. So something which is there in the brains of the adults, the world of the adults, that may be different from the child's world, what is there in the children's heads. So that is different. So you have to make them see, or you see that what is there inside the child. If you do not understand that, then your teaching learning language or any subject will be useless. Now let's go to some technical aspects of it. Next slide. So next page. Yeah. So then we also, previous one. Then we also, it is important for us to understand that language acquisition and language learning. So in the case of India, see, in West, what happens, in the West or America, they are satisfied. No, that means they have food to eat, they have various modes of communication, hospital, education system, etc. for most of them. But in our situation, our goals are different, our needs are different. So for them, language is a thing. They want to learn because they want to go to some other countries. They want to understand or communicate with the people of other countries.
so that they can sell their, say, war equipments, no, their arsenals, etc., or various other things they can do. But our purpose is that we are communicating and also making our child learn the values, and also make them competent, proficient, so that when they move from one language to another, transition, say in class 6 or class 9, the medium changes, then they should be able to do things which they are supposed to do on their own, like writing, reading, listening and understanding, and speaking about some topic. So that is our purpose. So what happens with these two terms are differentiated. When we say language learning, actually language learning is a conscious matter. We do something about language consciously, that is learning. So when you learn a language, like, oh, this is, like, if I learn Russian, so this is consonant, this is vowel. When this consonant and that vowel come together, then the pronunciation changes, or that part is the adverbial suffix, it makes adverb, ly in English, or if it is ness, ness, then it makes noun. If it is hood, then it makes noun, and so on. We are learning about the language. Or the way I learned Assamese, I do not know how to write Assamese. I do not know how to speak Assamese, but I translate from Assamese to English and Mathli and other languages. I supervise translation work from Assamese to other languages. But you ask me to write, I cannot write, but I read very fluently. I can read books upside down, newspapers or TV news, anything fluently. But I can't speak. I cannot write. So see, I can read and I can understand fully well, and I can translate. So why? Because I have learned it. I have not acquired it. If I had acquired, then I could have done all these activities in Assamese language. So learning is conscious. You learn about language, with the grammar and about the vocabulary, how to find words in dictionary. Those things are about language, and that is learning. And acquisition is when you gain knowledge Sir, your audio is not like you are not audible to us. It's better if you switch your video off, if you can hear me. or not. If not, then I'll go to phone. All right. No, now we can hear you, sir. Yes, sir. Now we can hear you, sir. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I'll Now keep voice it is ready loud in and my clear, sir. phone. Okay. Sure, sir. So anything that was missed? नहीं ठीक है ना? 2-3 sentences perhaps. Last 2-3 sentences perhaps. Okay. So what I was saying is that acquisition is more important. Acquisition is more important because it becomes part of your subconscious process in the brain. So you can use it when you need it. And learning is about, and acquisition is what makes us actually use it. So generally acquisition is kept for first language or mother tongue that we acquire. That means without making effort, without going to school, without reading a textbook, you acquire it. The 3-year, 4-year, 5-year-old child acquires language, her mother tongue, and it becomes part of her brain and long-term memory. And then she keeps on adding other things as she moves from one class to another, her higher classes. And learning is just learning about the language, as I mentioned, that what is grammar, what is transitive, active, passive. So what has been happening in our case in India, including Assamese, is that most of the time we teach language. That means we make children learn language, but language cannot be learned. It can be acquired, and especially when children are younger. That means when they are at the age of 7, 8, 9, 10. So then they acquire it. And second language can also be acquired. It is not true that second language has to be learned. That is for the Westerners or Americans or adult learners who want to learn and translate, like as I did for Assamese. But for Bangla, I did not go to school. I did not have a textbook. I did not learn grammar, but I studied up to class
9 and a half with people who spoke Bangla in erstwhile Bihar, in Jharkhand, in Dumka area. So what happened, since I heard all the time Bangla, my friends were Bengalis, so I learned, I acquired Bangla. I did not learn it through the textbook or through grammar lesson, through the teacher or going to school. Bangla was not my subject, but I am very fluent, like my mother tongue, in Bangla. I did not learn Urdu. I just learned the script because I knew Hindi. So what happened? Hindi and Urdu are similar. So only thing is that you have to learn certain words, new words. So like prayas has to be replaced by koshish, no, pariksha with imtihan and so on. And then grammar will be similar. So I just learned the script in 5-7 days and I became master of Urdu. So I can now read Urdu, write Urdu, understand, and do translation also. So I acquired, isn't it? If I had learned, like I learned German, I learned Singlish, I learned Russian, and what happened? Because I did not hear it from the people, I did not have input, or I did not read it for pleasure. So I did not hear it, I never spoke it. So what I became a linguist of German language, a linguist of Russian language. So I can tell you about Arabic language. I can teach you Arabic grammar for hours and hours. I can teach you German grammar. I can teach you Russian grammar. I cannot do anything with that. I cannot speak. I cannot understand when I watch a film in these languages. But since I acquired Assamese, because I can hear it in Assam, in Silchar, and I read, and then I'm very fond of Assamese culture, which is similar to mine. Most of the food habits and almost everything, including language, the Kamrupi variety of Assamese. So what happens? Since I had interest, and so I could hear it, listen to songs, watch movies, talk to people, and hear them. So I acquired it. So acquisition is more important, and second language can also be acquired. So one goal of teaching, learning language, whether it's the first language or second language, is that we should aim for acquisition of a language, not learning. You cannot teach a language to someone. Someone can learn a language and acquire a language, but you cannot teach it. Next one. Then there is another thing that is important in first and second language, critical period. So as I mentioned in the beginning, that we have about 100 billion neurons and about 3 trillion synapses, where neurons talk to each other, they connect to each other, and they get built, they get destroyed, new ones are formed, new connections are formed between neurons, new synapses are formed, the old synapses, useless synapses which are not used, neurons which are not used, which do not bind to any information of language, they die out. So these changes keep happening. So around 2-3 years of age, children have about 3 to 4 billion neurons, but as the adults, after say 13 or 14 years of age, we have only 100 billion of neurons. So numbers of neurons. Why? Children need more neurons. So they take the information, take language information, lot, and then whatever is useful, meaningful, and then they are retained, and others die out and they are destroyed electrochemically or biochemically. So there is certain age which is very suitable in the brain when the brain is plastic. That means new neurons are formed, new connections are formed, old connections die, useless connections die, useless neurons die. So that way the brain is plastic. That means neurons are plastic. They are made, they are created, and they are destroyed, they die also. So that way brain is plastic, and that plasticity is very active, or it is say optimum up to the age of puberty, around 13 or 14 years of age. So for mother tongue, that critical period of learning, whether it's language or learning a subject through a language, is, especially for language, it is very good optimum up to the age of puberty, that is about 13 or 14 years of age. And for second language, because child has already mastered, her neurons have become solid, they have been bound with something which already came from outside.
So the language of her mother tongue, the items of her mother tongue, the culture of her related through mother tongue and the society, they have already been ingrained into the neuron. So that's why in second language, it is difficult to learn many things. So the critical period, which is called sensitive period for second language, it is very good again up to the age of 13, 14, puberty, and for phonology, for learning sounds, pronunciation. If you have made some habit of your mother tongue, like all Assamese speakers, when they acquire their mother tongue, they almost like, see, they will write ch as in chikar, but it will be pronounced as sikar. Okay, so they will write bats, ch, ch letter, but it will be pronounced as bas. So ch, ch, in many conditions they will be pronounced as s, and sometimes s can be pronounced as ha or h, as in sheikh, sheikh, or kholla, etc. So what happens? These things have become so permanent in the brain. So when they learn Hindi or English, it's very difficult after the age of 13 or 14 to change this habit, to replace this habit. So since they have been pronouncing ch and ch as sir, or sh as h, like bih, bih, or biheh, so h, then that is very difficult to change. So for phonology, it is sooner the better. And other things of grammar and etc. that can be learned even when a child is older than 13 or 14. But for sound system, use of sound, correct pronunciation, listening and hearing it properly and understand it, for that there is a sensitive period, like critical period in mother tongue. Next one. Is it moving? Yeah, okay. Input, yeah. So now see, when children learn, that means acquire a language, they have some input, isn't it? It's not there in the brain. That will be object. And can you hear me? I think. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Sir, we can hear you, yeah. Okay, okay. It keeps saying that your network is weak. So what happens there? So see, so they, yeah. So blueprint of grammar is there. They know, every child in every community, culture, language, they know they are fitted at birth with the nature, by the God, that whatever they hear from that, they can learn or acquire a particular grammar, a particular language. But initially, the brain is fitted with the blueprint of grammar, universal grammar. That means what will be subject, the doer, what will be the object on which something is done, and the process will be the verb. And whether subject will come after the verb, or no, I'm sorry, the verb will come after the object, like like Assamese, Bangla, Hindi, etc., or the object will come after, what did I say? After the verb, like English. So SVO, subject, verb. I went home. So subject, verb, and object. In Assamese, Hindi, etc. मैं, है ना, घर, first the object and then verb. है ना, मैं गौरत जाम. So see, ghar first, the object, and then jam, I will go home. So the object comes after the verb. But the principle, basic principle is there in the brain and in the world. So whatever she gets input, suppose father is Tamil speaking and mother is Assamese speaking. If the two person, I have one student, American student, who married an Assamese speaker. So now what happens, their child, so they don't speak Assamese to each other, or they all the time speak English. So when they had their child, she hears English and she speaks English only. But if the father and mother both were Assamese speaking,
then what will happen? तो अगर अच्छा दोनों में करना, हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे अगर माँ और बाप दोनों एक ही भाषा बोलते हैं तो बच्चे के पास यूनिवर्सल ग्रामर है, ग्रामर का ब्लूप्रिंट दिमाग में पहले से है जन्म के साथ ही। तो जो भी भाषा सुनेगा बच्चा उसको एनालाइज करेगा उसका ब्रेन, एनालॉजी यानी कि अच्छा ये और ये समान है, इसका मतलब ये हुआ। मैं पानी पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, तो पानी और दूध में कुछ तो कॉमन है जो वर्ब के पहले आता है, ठीक है ना, क्रिया के पहले आता है। ऐसा सुनते सुनते फिर वो गलती करेगा और कभी कह देगा हिंदी में जैसे हम चाय पीऊंगा, है ना, उसको फिर वो सुनेगा बार बार, नहीं नहीं लोग तो ये भी बोलते हैं हम चाय पिएंगे, कोई नहीं बोलता कि हम चाय पीऊंगा, और कोई नहीं बोलता कि मैं घर जाते हैं। सो बार बार सुनने से क्या होगा, जो बाहर से सुनेगा माँ बाप से, दोस्तों से, आसपास के लोगों से, तो ये जो उसकी थ्योरी है अबाउट लैंग्वेज, जो सुन रहा है, जो इनपुट जो कान से आ रहा है और बाद में जो टेक्स्ट बुक से आएगा, पढ़ने से आएगा, तो ये सब जो जाएगा तो उसकी जो एनालॉजी है ये होने से ये होता है, उसमें सुधार करेगा और उसका नॉलेज बनेगा कि नहीं नहीं लोग तो मैं के साथ हूं बोलते हैं और हम के साथ हैं बोलते हैं। हम अगर एक आदमी भी होगा तो बोलेंगे हम हिंदी जानते हैं एक आदमी भी बोलने से, लेकिन मैं हिंदी जानता हूं, तो ये अच्छा दोनों होता है, ये अंतर है। तो ऐसे करते करते तो इनपुट बहुत जरूरी है। अब इनपुट क्यों जरूरी है, वो क्योंकि दिमाग में ग्रामर तो है लेकिन कोई वर्ड नहीं है, कोई नाउन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है पहले से। 1 साल 1.5 साल के बच्चे के पास जब जो बाहर से जाएगा, जिस लैंग्वेज का भी जाएगा, वही उसका दिमाग सीखेगा उसको। तो इनपुट जरूरी है। अब यह है कि इनपुट कैसा होना चाहिए, तो इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। अगर आप 2 साल के बच्चे के साथ बात करेंगे कि हेलन केलर ने क्या किया, या भूपेन हजारिका की भाषा पे कि उन्होंने कौन सी कविता लिखी, कौन सा गाना लिखा, या बानीकांत काकती ने क्या भाषा विज्ञान पर काम किया, कैसे होम्योपैथी सीखी उन्होंने, ये सब का 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए क्या होगा कि अगर शब्द आसान भी होंगे, लगता है सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। कनेक्टेड है क्या, बीच में नोटिस आया। लेट मी switch to my home. हाँ, अभी क्लियर है? यस सर वी आर हियरिंग नाउ। हाँ, फोन इज बेटर। ओके, I'll switch off the video again. So क्या होता है कि बच्चा जो भी सुनेगा तो वो ऐसे इस प्रक्रिया के द्वारा तो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो दिमाग के अंदर पहले से है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इस तरह से जुड़ा होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना, जो भाषा जा रही है कान से, कि जरा सा ऊपर हो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर बोरिंग होगा, नॉनसेंस होगा, जो बच्चा पहले से जानता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी वो चीज सीखते नहीं है हम, जब तक कुछ नयापन ना हो, जब तक जो हम सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें कोई सेंस नहीं हो, उसमें कोई अर्थ नहीं हो, हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे। तो क्या होना चाहिए, ऐसा इनपुट कान से या टेक्स्ट बुक से ऐसा इनपुट जाए कि जो बच्चे के प्रेजेंट लेवल से, जहां बच्चा है 3 साल का बच्चा है, तो वो जो जानता है, ये तो माता पिता टीचर को मालूम होगा ना कि बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है, तो उससे जरा सा ऊपर, यानी चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर चैलेंज नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, तो कोई बच्चा या कोई आदमी, इंसान कुछ भी नहीं सीखेगा। हम सीखते ही इसलिए हैं क्योंकि हम दुनिया में काम चलाना चाहते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है दुनिया के बारे में कि अगर बहुत सारी चीजें हैं तो कौन सा मेरे काम का है, मेरे जीने के लिए, है ना, मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए वो सीखता तभी है जब कुछ नया हो। जो पहले से जानता है तो उसको फिर से टाइम वेस्ट नहीं। ब्रेन जो है, ब्रेन की कैपेसिटी मैंने पहले ही कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है। इसीलिए ब्रेन हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम इंफॉर्मेशन से मेरा काम चल जाए,
मेरे ऊपर बोझ ना पड़े ज्यादा। तो अब क्या होगा कि अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे कान से, या आपने ऐसे इंफॉर्मेशन दिए जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, या जो पहले से जानता है, तो दिमाग क्या सोचेगा कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं, ये सब तो बोर हो जाएगा, और वो दिमाग उस चीज के लिए शट ऑफ हो जाएगा, यानी उसको बंद कर देगा दिमाग। तो आप तो बोलेंगे, टीचर बोलेगा, टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लिखा होगा, कहानी होगी, कविता होगी, लेकिन कुछ किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं बनेगा। और इसीलिए बच्चे के दिमाग में वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमेशा रहने वाली मेमोरी है, उसमें नहीं जाएगा, और आपका सारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सीखता तभी है जब ये सब चीजें उसमें हो। उसी को कहते हैं कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट। चाहे वो टेक्स्ट बुक से हो, चाहे वो पढ़ के हो, चाहे सुन के हो, वो कॉम्प्रहेंसिबल यानी बच्चे के लेवल से जरा सा ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखना है, अब ये जुड़ा हुआ है हमारे असेसमेंट से, इवैल्यूएशन से, टेस्टिंग से। हम चूंकि ये नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं टेक्स्ट बुक में, बच्चे से कुछ भी बोलते हैं। नहीं, आपको देखना है हर रोज, हर लेसन के बाद, कि जो हमने सोचा था कि लर्निंग प्रोसेस से ये चीज बच्चा सीख जाएगा भाषा का, क्या उसने सीख लिया या नहीं, तभी आप आगे बढ़िए। और होता क्या है कि हम चूंकि असेस नहीं करते, रोज रोज हम इवेल्युएट करते हैं, एक महीने के बाद, या 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कि बच्चे ने पास किया या फेल किया, और क्या क्या उसकी कमियां हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें मौका, तब तक तो टाइम चला गया, तो क्या हुआ कि बच्चे, हमें पता ही नहीं चला कि बच्चे ने क्या सीखा जो उसको उस क्लास के लिए सीखना चाहिए था, उस लेसन से, और हम आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ कि बर्डन बढ़ता गया, बोझ बढ़ता गया, और ये प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि आगे चलकर दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है कि आप कुछ भी करो, हम नहीं सीखेंगे। वो एग्जाम तो पास कर लेगा रट के। तो इसलिए इनपुट का ये बहुत जरूरी है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि असेसमेंट से। आगे चलें, नेक्स्ट वन। और इसमें एक चीज और होती है कि जब भाषा हम सीखते पढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं अफेक्टिव फिल्टर, यानी जो हमारे इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, है ना, वो भी बहुत इस पर असर डालती है कि भाषा हम कैसे सीखते हैं। अफेक्शन आप जानते हैं ना, कि जो दिमाग के जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, उससे जुड़ा हुआ। तो अगर बच्चे को उत्साह नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, बच्चे में विश्वास नहीं होगा, बच्चे में अगर चिंता होगी, डर होगा हर वक्त, तो क्या होगा कि उसका जो ये फिल्टर है, यानी जो डर को, जो चिंता को, या अविश्वास को, अपने ऊपर अविश्वास को, इन चीजों को बाहर रखता, ताकि जो भाषा के अंग हैं, जो भाषा के माध्यम से आ रही है सूचनाएं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती, वो नहीं हो पाएगा। तो कान से सुनेगा तो, लेकिन अगर वो उत्साही नहीं है, बच्चे में अगर विश्वास नहीं है, बच्चा अगर डरा हुआ है, चिंतित है, तो क्या होगा कि ये डर, चिंता वगैरह काम करेंगी, और जो हम कान से दे रहे हैं या टेक्स्ट बुक से पढ़ के जो बच्चा ले रहा है आंखों से, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, और बच्चा सीख नहीं पाएगा। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा बच्चे में, आत्मविश्वास कैसे बनेगा, उसका उत्साह कैसे बढ़ेगा, उसकी चिंता, डर कैसे जाएगा। तो अगर आपका लेसन इंटरेस्टिंग हो, मनोरंजक हो, और उसका लेवल ऐसा हो कि जो बच्चे के जीवन से जुड़ा हो, क्योंकि दिमाग तभी सीखता है जब वो काम की चीज होती है कोई, और जो उसका लेवल है उससे चैलेंजिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग तभी होगा, बोरिंग होगा तो नहीं होगा। अगर आपके वाक्य लंबे हैं, और आपके शब्द ऐसे हैं, जैसा कि असमीज में मैंने कल किया था क्लास 5 के लिए, मान लीजिए रूपोही, है ना, या रसाल, या बिनंदिया, बिनंदिया, परिवेश, है ना, महुरा, समावेश, या निश्चय, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत होगा क्योंकि मैं श को श ही बोलता हूँ, या आत्मसम्मान संपन्न, है ना, पद्धति, विधि मते, दृढ़ता, है ना, गवेषणा, परिष्कार, श्रद्धा, कर्ममय, है ना, ऐसे शब्द आप सिखा रहे हैं क्लास 5 में। और तो क्या होगा कि ये सब बेकार चला जाएगा, बच्चे को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डर जाएगा कि अरे ये तो इतना मैं कैसे करूंगा। और चूंकि इसका यूज आप देखेंगे किताबों में, क्लास 5 में तो हुआ, जब हम बानी काकती की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान, शास्त्र, है ना, ग्रंथ, ऐसे शब्द आते हैं, या जब हम
आवाज जा रही है ना सर? बीच में दिखा था डिस्कनेक्टिंग, यही प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके, तो क्या अब देखिए क्या होता है कि हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसे हैं, और मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं, जो असेसमेंट के तरीके होते हैं, वो इतने गलत हैं कि ना हम उस पर ध्यान रखते हैं कि नए शब्द कितने आए, नए शब्द को हम रिपीट करें, उसका रिहर्सल हो बार बार, तभी तो दिमाग में जाएगा। एक बार सुन के, दो बार सुन के, दो बार कोई शब्द सीख के, कोई बीएड पास या एमए पास आदमी भी कोई शब्द याद नहीं रख सकता, ना अपनी मातृभाषा का। आपकी डिक्शनरी में कम से कम 3 लाख शब्द होंगे असमिया में, तो क्या सबको वो 3 लाख शब्द याद रहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लेकिन हम जिसका प्रयोग रोज रोज करते हैं, कहीं पे लिखा देखते हैं, कहीं पे सुनते हैं समाचारों में, या कोई लेक्चर सुनते हैं, तो क्या होता है कि वो शब्द 5 बार 7 बार सुन के देख के वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब अगर आपका टेक्स्ट बुक ही ऐसा है कि जिसमें पहले लेसन में आए 30 नए शब्द, अब वो अगले लेसन में या पूरी किताब में फिर दोबारा नहीं आए, तो क्या होगा कि आपको बच्चे को तो मेमोराइज करना पड़ेगा, और मेमोराइज करने से, रटने से भाषा कभी सीखी नहीं जाती। कॉम्प्रिहेंशन है ना, सेंस, किसी चीज का सेंस याद करने से नहीं बनता, वो तो उसके प्रयोग से बनता है। तो चूंकि हमारी पूरी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है स्कूलों में, चाहे नवोदय हो चाहे अन्य कोई, टेक्स्ट बुक आधारित है। टेक्स्ट बुक में जो लेसन है, जो एक्टिविटी है, टीचर को वही करना है। और वो इतना गलत है हमारा टेक्स्ट बुक बनाने का, क्योंकि एडल्ट्स ने लिखा है। एडल्ट सोचता है कि अच्छा मेरी कविता डाल दो यार, भूपेन हजारिका की कविता डाल दो, और बाणीकांत काकती ने बहुत काम किया तो उनका एक उनके बारे में डाल दो, और इंटरनेशनल कुछ होना चाहिए, और फिजिकली जो डिजेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके बारे में तो चलो हेलन केलर भी डाल देते हैं, या पर्यावरण के बारे में कुछ होना चाहिए, एनवायरनमेंट के बारे में, तो जलवायु के बारे में डाल देते हैं। आपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक हो सकता है, ये लेसन्स भी हो सकते हैं। याद रखना है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द टास्क। आप टास्क क्या लेते हैं उससे, तो टास्क को सिंपल बनाइए, ना कि टेक्स्ट को। बड़ा टेक्स्ट भी हो सकता है, डिफिकल्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, साइंस का भी, और जो मैंने बताया कोई भी हो सकता है। आप उससे क्या करवाते हैं बच्चे से, क्या उम्मीद करते हैं बच्चे से कि ये सीखने से बच्चा ये काम कर पाएगा, और अगले लेसन के बाद ये काम कर पाएगा, रीडिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, और इस तरह से बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर ये आपने तय कर रखा है, तो क्या होगा कि उसी मुश्किल टेक्स्ट से भी आप टास्क को सिंप्लीफाई करके, और आपको गोल पता होना चाहिए कि मेरा टास्क क्या है, मैं क्या चाहता हूं। मैं उदाहरण दिखाऊंगा आपको लास्ट में कि कैसे हम क्या करते हैं असमीज टेक्स्ट बुक के साथ। तो क्या होगा कि अगर ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे, तो यही पार्ट है असेसमेंट का, कि असेसमेंट क्या है कि वो रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रोज रोज हर क्लास में होने का है। और जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, तो कि असेसमेंट से हम ये पता, टीचर को भी फायदा होता है कि हमारा ये गोल था, और स्टूडेंट को भी पता चलता है कि अच्छा मैंने ये नहीं सीखा या ये सीख लिया, मुझे इस पे काम करना है, मैं टीचर से पूछूंगा, कुछ और पढ़ूंगा, तो क्या हुआ, दोनों को फायदा होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो असेसमेंट एक कंटिन्यूअस है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग, और ज्यादातर बीएड करने के बाद भी यही सोचते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ही प्रोसेस है। नहीं, दोनों में फर्क है। इवैल्यूएशन एक अंत, वो मैं आगे है तो चलिए अभी बोल देता हूं कि इवैल्यूएशन अंत में होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट है कि आपने असेसमेंट किया, और टेस्टिंग क्या है कि असेसमेंट का पार्ट है। वो टेस्ट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। बच्चा जब बोलता है तो आप सुन के समझ जाते हैं कि इसका उच्चारण सही नहीं है, जब कुछ लिखता है तो आप समझ जाते हैं कि ये संयुक्त अक्षर ठीक से नहीं लिख पा रहा है। तो क्या करेंगे, आप उस बच्चे पर ध्यान देंगे, है ना, ताकि वो ये काम ठीक से करने लगे। और हर बच्चा जो 40-50 है, और लेसन कितने होते हैं, एक क्लास में 15 से 20 लेसन होते हैं, और आपके पास कम से कम 130 घंटे होते हैं। तो हमारे पास अगर 20 लेसन भी हो तो कितने हो गए, कम से कम 6 घंटे तो हमें मिलते हैं। तो ये काफी है कि सबको हम साथ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट वन।
फिर ये है कि मैं इसको जोड़ता हूँ ग्रामर से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया मुझे लगता है। हाँ, तो एक है मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब हम सेकेंड लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं, उसका अर्जन करते हैं मातृभाषा की तरह, तो क्या होता है कि हम चूंकि सेकेंड लैंग्वेज में आपने क्या असेस किया, क्या टेस्टिंग किया, क्या इवैल्यूएशन किया, आप ग्रामर का करते हैं, आप वोकैबुलरी का करते हैं, शब्दावली का, उसको ना कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं, ना बच्चे के प्रायर नॉलेज से, ना बच्चे की क्रिएटिविटी से। तो क्या होता है कि बच्चा जो है हर चीज जब भी वो बोलता है, वो लिखता है, पढ़ता है, तो उसका दिमाग हर टाइम मॉनिटर करता रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मेरा रूल नियम गलत तो नहीं है, मेरा शब्द गलत तो नहीं है, ये सही है कि नहीं। तो ये अननेचुरल काम है, ये बिल्कुल अप्राकृतिक काम है भाषा शिक्षण में। ये बच्चे के या इंसान के, ह्यूमन बीइंग, स्त्री पुरुष किसी के भी, ये नेचर के खिलाफ है। हम ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि ग्रामर सीख सीख के, शब्दावली सीख के, पर्यायवाची समानार्थक सीख के, वाक्य बनाओ सीख के, जो कि बच्चे के किसी काम का नहीं है, और शब्द को बार बार रिपीट नहीं किया, रिहर्सल नहीं किया, तो हमारा सारा असेसमेंट, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन क्या हो जाता है कि वो आधारित हो जाता है भाषा के बारे में जानने का, भाषा को यूज करने का नहीं। इसलिए दिमाग क्या है, वो हर टाइम सोचता रहेगा ये सही है कि गलत है। तो हर टाइम अगर ग्रामर का रूल ही याद करता रहेगा तो वो काम कब करेगा, प्रोडक्टिव कब होगा, क्रिएट कब करेगा, या सुन के समझेगा कब, कॉम्प्रिहेंशन कब होगा, समझ कब आएगी, उसका कोई मौका नहीं होता। तो वो हमें देखना है असेसमेंट में भी, टेस्टिंग में भी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही हिंट किया कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन ये टीचिंग से अलग अलग नहीं है। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, इवैल्यूएशन, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। आप टीचिंग लर्निंग अलग रखेंगे और असेसमेंट इवैल्यूएशन अलग, ये नहीं होगा। जब तक दोनों साथ नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा। तो दोनों, हमारा टेक्स्ट कैसा है, हमारा इनपुट कैसा है, जो हम बच्चे को सुना रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हमारा असेसमेंट, इवैल्यूएशन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट आइटम्स या जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बताते हैं, वो तो आपको बताते हैं कि आगे क्या करना था और कैसे चलना था बच्चे को भी बताते हैं, ताकि बच्चा अपना खुद भी ध्यान दे सके और टीचर भी ध्यान दे सके। तो सब कुछ हमारा टेक्स्ट पर आधारित है। तो टेक्स्ट कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट पर हम टास्क क्या करते हैं, एक्टिविटीज क्या कराते हैं, वो मैं अंत में दिखाऊंगा अभी 2-4 मिनट में। तो क्या एक्टिविटीज है हमारी, हमारी असेसमेंट की प्रोसेस क्या है, हमारे टेस्ट के जो आइटम्स हैं, जो असेसमेंट के अंदर टेस्ट आएंगे वो कैसे हैं, वो हमें देखना है। क्या वो एक एक आइटम को हम टेस्ट कर रहे हैं या लैंग्वेज एज ए होल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लैंग्वेज तो एक होल है, उसमें यूनिट्स नहीं होते कि नाउन वर्ब ऐसे करके ना कोई बोलता है, ना सुनता है, ना लिखता है, ना पढ़ता है। लेकिन हम सारा काम क्या करते हैं स्कूल में कि एक एक आइटम पे करते हैं। टेस्ट भी एक एक आइटम का करते हैं कि अभी सिनोनिम, अभी एंटोनिम, अभी वर्ब से सेंटेंस बनाना, अभी एडजेक्टिव जोड़ना नाउन में। ऐसे करके कोई लैंग्वेज का काम नहीं होता, कम्युनिकेशन भी नहीं होता, आम आदमी भी बातचीत नहीं करता, ना हम पढ़ते हैं ऐसे, ना सुनते हैं, ना समझते हैं ऐसे। नेक्स्ट वन। तो ग्रामर का मैंने पहले ही कहा कि ग्रामर इज अबाउट, है ना, भाषा के बारे में। ग्रामर तो ऑलरेडी है बच्चे के पास, जो 5 साल का बच्चा है उसको सब पता है। तो ग्रामर क्या है एक्चुअली, ग्रामर है मेटा लैंग्वेज, यानी एक भाषा के बारे में जो अन्य भाषा बता रही है उसको ग्रामर कहते हैं। नाउन, पानी हम नहीं कहते कि मुझे लिक्विड वाइट, जिसको पीते हैं, जिससे प्यास बुझती है और जो कलेक्टिव नहीं है, ऐसा नाउन चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलता। पानी अपने आप में नाउन है। जब हम पानी के बारे में बोलते हैं कि पानी क्या है इस सेंटेंस में, तब हम कहते हैं नाउन। तो ग्रामर एक्चुअली क्या है, ग्रामर से तो सारा लैंग्वेज खेल होता है। तो ग्रामर अपने आप में ही लैंग्वेज है ना। ग्रामर और शब्द जो है वो अलग नहीं है। ग्रामर कहाँ होता है, ग्रामर स्थित होता है शब्दों में। तो हम टीचर ये भी करते हैं कि ग्रामर अलग कर देते हैं और शब्द अलग कर देते हैं। अरे भाई, शब्द में ही ग्रामर है, शब्द ही तो मिलके वाक्य बनाते हैं। तो ग्रामर कोई अलग चीज नहीं है।
तो ग्रामर क्या है कि वो भाषा के बारे में अन्य भाषा है, एक दूसरी भाषा कि एक्टिव है ना वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जंक्टिव मूड, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और या ये अलंकार वो अलंकार, है ना, या पर्यायवाची, समानार्थक, ये सब क्या है कि हम भाषा के बारे में, भाषा अपने आप में ग्रामर है और ग्रामर अपने आप में शब्दों के ऊपर ही रहता है, ये शब्द से कभी अलग ही नहीं होता। तो ग्रामर अलग से पढ़ाना या शब्द अलग से पढ़ाना, हम एक्चुअली भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं। और जबकि एक बच्चा जब क्लास 1 में आता है 5-6 साल की उम्र में, तो उसके पास तो पूरा ग्रामर होता है, वो सुनता भी है, खेलता भी है, बोलता भी है, झगड़ा भी करता है, सब काम भाषा से कर रहा होता है, बगैर ये जाने हुए कि नाउन का डेफिनेशन क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या है। और हम स्कूल में क्या करते हैं, यही काम करने लगते हैं। ये तो क्या हुआ कि हम जो भी काम करते हैं टेक्स्ट को लेकर, वो नॉनसेंस है, यूजलेस है, बेकार है, और सब कुछ बच्चा पहले से जानता है। अब आप उसको सिर्फ सिखा रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं। नमक बच्चा जानता ही है, तो ये ऐसे ही हुआ जैसे नमक के बारे में कहना कि ये सोडियम क्लोराइड है। कोई नहीं कहता कि हम सोडियम क्लोराइड खाएंगे, थोड़ा सोडियम क्लोराइड पास करो, ऐसे कोई नहीं कहता, है ना। नमक तो जान गया कि क्या है। तो ग्रामर वैसी चीज है जैसे नमक के बारे में बताना कि इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन है, और दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बनाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मीथेन जो है, हम उसको जलाते हैं घर में गैस में करके, तो मीथेन का अगर CH4 है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन है ना 1 है, और दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्ड कैसा है, ये करके आप मीथेन का इस्तेमाल नहीं समझ सकते। तो ये तो मीथेन के बारे में है। मीथेन संज्ञा होने से, नाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूज हम भाषा का, शब्द और ग्रामर एक साथ चलते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब देखिए क्या होता है कि अगर आप सारा टाइम ग्रामर सिखाने पे देंगे, शब्दों के बारे में सिखाने पर सारा टाइम देंगे, तो क्या होगा, बच्चे का मॉनिटर दिमाग हर वक्त एक्टिव रहेगा ये सोचने में कि मेरा ग्रामर ठीक हुआ कि नहीं, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि वो ग्रामर ठीक करे, आप उम्मीद करते हैं कि उसका पर्यायवाची ठीक हो, उसका समानार्थक शब्द ठीक हो, विपरीतार्थक शब्द ठीक हो, उसका अलंकार ठीक हो, छंद ठीक हो। तो वो सारा टाइम इसी में लगा रहेगा, तो प्रोडक्टिव काम कब करेगा, वो कॉम्प्रिहेंशन कब करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन नॉनसेंस होगी, यूजलेस होगी, ये सारा काम ही यूजलेस हो गया, नॉनसेंस हो गया। तो किसी का भी ब्रेन, चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या टीचर हो, इंजीनियर, डॉक्टर हो, किसी का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। तो हम ये गलत करते हैं। नेक्स्ट वन। अब बात होती है कि हम जब 3 टर्म इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट भी, इवैल्यूएशन भी और टेस्टिंग भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो अंतर ये होता है कि असेसमेंट जो है वो एक लगातार चलने वाली, रोज रोज, वो टीचिंग लर्निंग के साथ ही है। बिना असेसमेंट के आप टीचिंग लर्निंग कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि आप जान नहीं सकते कि आपने क्या पढ़ाया, उसका क्या असर हुआ, या बच्चा भी नहीं जान सकता खुद के बारे में खुद से कि मैं जो सीख रहा था, क्योंकि उसका ब्रेन तो, हर इंसान का ब्रेन ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही सीखता है। लर्निंग का मतलब ही है अनसर्टेनिटी को खत्म करना। यानी बहुत कुछ था लेकिन उसमें से मीनिंगफुल, यूजफुल, जिसका कोई सेंस है, वो ढूंढ के दिमाग में रख लेना, वही लर्निंग है। तो बच्चा खुद को भी असेस करेगा, और चूंकि बच्चा छोटा है इसीलिए टीचर बताएगा और टीचर ध्यान रखेगा, तो टीचर को भी मालूम होना चाहिए। तो असेसमेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों जानते हैं, है ना, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये एक एक छात्र का अलग चलता है। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है कि वो अंतिम प्रोडक्ट है। असेसमेंट क्या है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लेकिन इवैल्यूएशन एक अंतिम प्रोडक्ट है कि आपने जो असेसमेंट किया। और टेस्टिंग क्या है कि असेसमेंट के कई टूल्स हैं, कई टेक्निक्स हैं, कैसे असेस करेंगे, क्या असेस करेंगे, है ना। तो उसके अंदर टेस्टिंग भी एक आइटम है, एक टूल है। टेस्टिंग ही टूल हो ये जरूरी। आप सुन के, जैसा मैंने बताया, बच्चे ने कुछ लिखा तो आप जान गए, अपने दिमाग में रखा, और डायरी रखते हैं हम, पोर्टफोलियो रखते हैं, तो तरह तरह के टेक्निक्स होंगे उसमें। डिक्टेशन देंगे कभी, वो बगैर टेस्ट के भी हो सकता है। तो ये तो टेस्ट एक वन ऑफ द आइटम्स ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ असेसमेंट है। और
ये सब सारा करके असेसमेंट के अंदर टेस्टिंग एक है और दूसरे प्रोसेस भी हैं, दूसरे टेक्निक्स भी हैं, वो सारा करके जब हम एक अंतिम प्रोडक्ट पे देखते हैं और ये कहते हैं कि पूरे क्लास का, तो ये ग्रुप में होता है ना, कि पूरे क्लास का जो है इसमें सबका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या अचीव किया उन्होंने, क्या उपलब्धि है उनकी, वो इवैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट से हमें दोनों को फायदा होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, क्योंकि टीचर को फीडबैक मिलता है कि कौन सा बच्चा क्या सीखना चाहिए था, अभी कहाँ है, कहाँ यहाँ से आगे जाना है उसको, किस चीज में, रीडिंग में या लिसनिंग में या स्पेलिंग में या राइटिंग में, कहाँ उसको दिक्कत है समझने में, तो उस पर टीचर भी काम करेगा और बच्चा खुद भी मॉनिटर करेगा अपना कि ये नहीं, मुझे तो ये नहीं आता, मैं ये तो समझ गया, मुझे तो आता है। तो बच्चे को भी ये मौका मिलेगा और दोनों मिलके, शिक्षक और छात्र जो है वो अगले लेसन की तरफ चलेंगे, जो अगला गोल है उनका उस पर चलेंगे। तो असेसमेंट हमें ये दिखाता है कि लर्निंग प्रोसेस क्या है ना, जो लर्निंग हो रही है उस पर फोकस करता है। और इवैल्यूएशन क्या है कि लर्निंग आउटकम पर जोर देता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या था। तो असेसमेंट को इवैल्यूएशन समझ लेना या इवैल्यूएशन को असेसमेंट समझ लेना ये ठीक नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। तो और लेकिन अंत में असेसमेंट टेस्टिंग भी हमें इवैल्यूएशन पे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, जरूरी नहीं है लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज सीखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है कि भाषा ऐसे सीख जाए बच्चा कि जब वो हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, मैथ्स पढ़े, मान लीजिए नवोदय से कोई 12th पास करके गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो अब वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा या मैथमेटिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा। तो उसमें भाषा अगर माध्यम असमीज है तो उसको दिक्कत ना हो। अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे सिखाई उसको कि बच्चा जब मान लीजिए जेएनयू चला गया बीए करने के लिए, या ईएफएल यूनिवर्सिटी शिलोंग आ गया बीए में, तो इंग्लिश के कारण उसको दिक्कत ना हो, जो वो पढ़ रहा है, मास कम्युनिकेशन पढ़े या कोई अन्य विषय पढ़े तो उसको दिक्कत ना हो। पर्पस तो हमारा ये है। तो ये कैसे जानेंगे? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यू कैन गिव देम। अब ये है, ये भी मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग आइटम लैंग्वेज टेस्टिंग में नहीं करना है ना, कि इसके मेथड्स हैं यस नो, ट्रू फॉल्स, स्पेलिंग, वर्ड कंप्लीशन, ग्रामर के आइटम। तो भाषा कभी एक एक आइटम से नहीं बनती है, भाषा अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे ही एक वाक्य होता है उसमें शब्द भी है, उसमें उच्चारण भी है, उसमें यस नो भी है, ट्रू फॉल्स भी है, लेकिन हमें कुछ फॉर्मल मेथड चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। तो डिस्क्रीट पॉइंट यानी एक एक आइटम अलग अलग भाषा से निकाल करके ग्रामर के लेवल पर, शब्द के लेवल पर, वोकैबुलरी के लेवल पे या कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे हमने क्या किया, एक एक आइटम निकाल के टेस्ट किया। वो भी जरूरी हिस्सा है लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। नेक्स्ट वन। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इंटीग्रेटिव टेस्ट करना है। लैंग्वेज क्या है कि पूरा कंप्लीट सेंस में लैंग्वेज होता है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें क्लोज टेस्ट अच्छा माना जाता है कि क्लोज टेस्ट में ये आपको दूसरे टीचर बताएंगे, दूसरे या रिसोर्स पर्सन, मैं बता सकता हूँ लेकिन टाइम फिलहाल नहीं है। तो ये एक्टिविटीज क्या है कि क्लोज टेस्ट में डिक्टेशन में, ट्रांसलेशन में, या ऐसे, या छोटे छोटे टॉपिक पे ऐसे लिखवाया कि कुर्सी के बारे में लिखो, मेरी किताब के बारे में लिखो, मेरे दोस्त के बारे में, अपने दोस्त के बारे में लिखो। तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं कि कल तुमको घूमने जाना है, अपने दोस्त को एक ईमेल लिखो या एक चिट्ठी लिखो, है ना, या फोन पे 2 लोग फोन करके बात करो। तो इसमें क्या होगा कि एक साथ ही लिसनिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है। जब बात करके बताओ कि कल कितने लोग जा रहे हैं जू देखने के लिए, फोन करके बात करो दोस्त से, एक्टिंग करो क्लास में। तो 2, 3, 4 जो स्किल्स हैं जब हम वो ले लेंगे, यानी ग्रामर का भी आइटम होगा, लिखने का भी आइटम होगा और कुछ सुनने का भी आइटम होगा, ये सारे काम जब एक साथ होंगे तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटिव टेस्ट। लेकिन जो हमारे बहुत कम होता है, और चूंकि हमें वेस्टर्न अमेरिकन और इंग्लिश एजुकेटर्स जो हैं, इंग्लिश मास्टर ट्रेनर्स जो हैं, या जो ऐसे हमें एजुकेटर मिले कि जो पहले इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए क्या टेस्टिंग है, क्या असेसमेंट है, फिर उसको असमीज में या मराठी वालों के लिए, मलयालम वालों के लिए सिखाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारा सब कुछ इंग्लिश पर आधारित होता है। पर इंग्लिश का पर्पस अलग है। इंग्लिश
इंग्लिश वालों के लिए है या स्पेनिश वालों के लिए, जर्मन वालों के लिए। हमारे लिए पहले क्या है कि हमें मातृभाषा और फिर सेकेंड लैंग्वेज, हमारे लिए तो फॉरेन लैंग्वेज भी है, क्योंकि हर जगह हर स्कूल में बच्चा अपने आसपास इंग्लिश नहीं सुनता हर वक्त या हिंदी नहीं सुनता, तो इसलिए हमारा उद्देश्य अलग है और हमारी भाषाओं का कल्चर बहुत जरूरी होता है लैंग्वेज में। इसलिए आप अलग अलग आइटम अगर टेस्ट करेंगे तो कभी भी बच्चे के बारे में आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा, असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपका टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज खराब हो जाता है। नेक्स्ट वन। फिर हम दो करते हैं, अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी। तो अब क्या होता है कि हमारा सारा सिस्टम जो है टेक्स्ट बुक बेस्ड है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, कि टेक्स्ट बुक ही भगवान है, और चूंकि टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट ऐसे कठिन होते हैं और जो मैंने पहले बताया उसके लाइट में नहीं होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नहीं बनाए जाते, वो अडल्ट्स के लिए होते हैं। बच्चे का भी ये कविता डाल दो, ये कहानी डाल दो, बगैर सोचे हुए कि इसका पर्पस क्या है, इससे हम टास्क क्या करेंगे। हमारे एक्टिविटीज इतने बेकार होते हैं, नॉनसेंसिकल होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो अब क्या होता है कि टीचर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, हमें ट्यूशन के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, रटने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, रटने पर, मेमोराइज करने पर। लेकिन रटना कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, समझना नहीं है। मैंने पहले ही कहा जैसा कि, तो रटने से क्या होगा कि तो सारा काम हमारा है कि टेक्स्ट बुक में क्या था उस नॉलेज को रट के बच्चे ने कितना दिमाग में रखा, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो उसका जवाब दिया कि नहीं। ऐसे जो टेस्ट होंगे, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, जब भी ऐसा होगा जो टेक्स्ट बुक पर आधारित होगा, लेसन पर आधारित होगा, जो वहां है उसी पर, तो वो अचीवमेंट है कि बच्चे ने क्या उपलब्धि की, क्या पाया। उससे आपको खास फायदा नहीं होगा। अचीवमेंट भी जरूरी है, फाइनल एग्जाम भी जरूरी है, तभी तो हम आगे चलते हैं ना कि अगली क्लास में जाएगा कि नहीं वगैरह वगैरह, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन असली उद्देश्य क्या है भाषा शिक्षण का? नेक्स्ट वन, प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता, दक्षता, यानी भाषा का ऐसा प्रयोग कि बच्चा खुद से कुछ लिख सके, खुद से पढ़ सके, प्रिडिक्ट कर सके। जैसे है ना वाक्यों में कि अच्छा ये शब्द आया तो उसके बाद क्या आएगा, या ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके बारे में बोल सके खुद से। कोई नए विषय पे कुछ सुने तो उसको सुनकर बच्चा समझ सके। तो जब ये सारा काम अपने आप बच्चा कर पाएगा, और ये कब कर पाएगा? अगर हमारा टेस्ट, हमारा असेसमेंट प्रोफिशिएंसी पे आधारित है कि बच्चा क्या कर पाता है अपने आप से, और जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में थे सिर्फ वही नहीं होगा, बल्कि जो ओवरऑल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जैसे डिक्टेशन, क्लोज टेस्ट बताया, ऐसे तरह तरह की चीजें, तो जब ये सब करके होगा टेस्ट तो बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अचीवमेंट भी जरूरी है, और खास तौर पे सेकंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी पे ज्यादा जोर होना चाहिए। मदर टंग में आप कह सकते हैं कि मदर टंग में बच्चे को मान लीजिए साहित्यकार बनना है, पत्रकार बनना है, कुछ लिखेगा पत्र पत्रिका के लिए, टीवी में कुछ बोलना होगा, ट्रांसलेटर बनेगा, तो उसके लिए हो सकता है। तो अचीवमेंट भी जरूरी है कि क्या अचीव किया एक साल करने के बाद। लेकिन अचीवमेंट जो हमारा इवैल्यूएशन है, यानी जो एंड प्रोडक्ट है जिसमें हम ग्रेड देते हैं, जिसके आधार पर बताते हैं कि ये 40 बच्चों में कौन कहाँ पर था, किस लेवल पे था, वो जब हम करते हैं, जब ग्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट के रूप में, वो इट शुड बी बेस्ड ऑन द असेसमेंट, जो कि कंटिन्यूअसली होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, इनफॉर्मली भी, फॉर्मली भी। और प्रोफिशिएंट सेकेंड लैंग्वेज होगा तो प्रोफिशिएंसी बेस्ड, क्योंकि बच्चा बोलना और सुनकर समझना मातृभाषा में तो पहले से जानता है, तो इसीलिए हमें उस पर बहुत जोर नहीं देना होगा। अब हमें क्या है कि भाषा के जो छोटे छोटे और बारीक जो है ना ग्रामर के और लिटरेचर के, वो सब सिखाना है, तो वो अचीवमेंट आधारित हो सकता है। नेक्स्ट वन। अब देखिए कि हमारी एक कविता है, मान लीजिए उदाहरण जैसे जो मैंने कहा कि हम हमार रूप ही। अब इसमें आप देखेंगे इसको बड़ा करके, ये आपको दिख रहा होगा बड़ा, ठीक है ना। अब इस नेक्स्ट वन, तो ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्लास 5 का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द आए, है ना। खरत निखाई, तोरारे सजाए, आई रे केश, भारत रे पूर्व दिश, सूर्य उठे उठा देश,
পাহাড় ভয়াম একে করা রাম ধনুরে দরে তোমার ভাষার মরम गोरे मिलन सेतु सेतु तो नहीं कहेंगे मिलन सेतु गढ़े लोहितरे रहल पारक प्रणिपात करा। ये छोटा छोटा है मेरे सामने इसलिए नहीं दिख रहा है। जन्म ललो ইয়াতেই যেন মরো পাম কত এনে মধুর রূপর সমাবেশ भारतरे पूर्व दिशा सूर्य उठा देख। ठीक है, अब ये कविता, अब इसकी नेक्स्ट वन, अब इसकी एक्टिविटी देखिए। गीतटी शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण रे पढ़ा और आवृत्ति करा। अब क्लास 5 में जो बच्चा है और मान लीजिए जिसकी मदर टंग असमीज है, तो क्या वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा? इसके पहले आप क्या कर रहे थे क्लास 4 तक? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि आपने तो कोई एक्टिविटी की नहीं। मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज होता, थर्ड लैंग्वेज होता असमीज, तो आपने ना उसको ऑडियो सुनाया ना वीडियो सुनाया। आपका सारा ध्यान तो इस टेक्स्ट में क्या था कि ये एक्टिविटी करेंगे, समानार्थक, पर्यायवाची, है ना, शब्द से वाक्य बनाना और स्पेलिंग की इस जो आगे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सब आप काम करते रहे तो शुद्ध उच्चारण स्पष्ट भावे कैसे करेगा? जब वो सुनता ही नहीं है, कुछ देखता ही नहीं है, तो ना शब्द का, ना वाक्य का, ना टेक्स्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि ये कविता नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाई पोएम्स आर एक्चुअली बैड। कविता जो है मातृभाषा में और कुछ साल के बाद, 2-3 क्लास 3 के बाद, 4 के बाद ठीक है, और ना ही हो तो कोई भी और भी अच्छा है। कविता तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कविता की भाषा तो एक अलग तरह की भाषा होती है। पहले तो ग्रामर ही भाषा के बारे में है, और कविता की भाषा तो और भी भाषा के बारे में, भाषा के बाहर चली जाती है। कविता की भाषा कविता में नहीं होती, उस वाक्य में, शब्द में नहीं है, उसके बाहर है कि बच्चे के दिमाग में क्या है, उसकी दुनिया क्या है दिमाग के अंदर, और बाहर की दुनिया के बारे में वो क्या समझता है दिमाग में ऑलरेडी, उसके बारे में है कविता। और एक एडल्ट की, एक वयस्क आदमी की कविता, भूपेन हजारिका की कविता, और बच्चे का, चलो ये देश के बारे में है फिर भी ठीक है, तो समझ में आएगा, लेकिन तब भी मुश्किल होगा। सेकंड लैंग्वेज में तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मातृभाषा में चलेगा। अब देखिए, इसको आप कह रहे हैं कि गीतटी एकक आरु दलीय भावे समवेत संगीत हिसाबे क्या है गोवा गाओ। चलो ठीक है, उत्तर दिया। डॉक्टर भूपेन हजारिकाय आई बोली काक संबोधन करिছে। ठीक है, ओके। डॉक्टर भूपेन हजारिकाय माघ माहत की आदरार कथा कइছে। अब ये कविता में ये सब कुछ भी नहीं था, इतना नहीं था, तो बच्चा बोलेगा क्या? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्लास 4 में, 3 में ये कोई भी शब्द आया नहीं था। मेरे पास सभी टेक्स्ट बुक हैं और मैंने एनालिसिस करके देखा, इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो पहले आए नहीं। एक तो कविता है, तो इसका रूप ऐसा है कि ये सामान्य सेंटेंस नहीं है, सामान्य वाक्य नहीं है, बिल्कुल अलग था। तो बच्चा क्या बोलेगा? तो वो रटेगा, टीचर हेल्प करेगा, रट लेगा, तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? तो ये असेस करना कि चलो ठीक है कविता भी है, तो क्या ये शब्दों का प्रयोग कर पाता है कि नहीं, अपने वाक्य बना पाता है कि नहीं, ये असेस करते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप देखिए, घ में देखिए, पहाड़ भयामोर मिलन सेतु की है गौड़े। अब इसका क्या है कि टेक्स्ट, आपके टेस्ट आइटम ऐसे होंगे जैसे इसमें हुआ कि ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट में है, तो इससे क्या सीखने को मिला? कुछ भी नहीं, इसका कोई पर्पस नहीं हुआ। इसीलिए ये सारे एक्टिविटी जो है बच्चे के लिए या तो बोरिंग हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से जानता है, या इतना हाई है कि बच्चे हमेशा मॉनिटर उसका काम करता रहेगा कि मैं ठीक हूं कि नहीं, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या लिखूं। तो इस चक्कर में रह के वो क्या होगा कि कुछ कर नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ेगा। तो असेसमेंट यहाँ पे जरूरी होता है। नेक्स्ट वन। अब आप देखिए कि गीतटीत म आखरटा 20 बार व्यवहार होइसे, र आखरटा कई बार व्यवहार होइसे। अब क्लास 5 में बच्चे को आप पूछ रहे हैं कि गीत में म अक्षर का 20 बार प्रयोग हुआ, अब र का बताओ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश कैसा होना चाहिए, रामधनु कैसा होता है ना, और इतना सारा कुछ उसको सिखा रहे हैं, रूपही देख का मतलब क्या है। और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद करते हैं बच्चे से
कि क्या वो र भी नहीं पहचानता? क्लास 5 में आके जो बच्चा 4 तक एसबी सीख चुका है, तो बाकी काम कैसे कर रहा था? ये कोई ये यूजलेस हो गया, नॉनसेंस हो गया। तो बोरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? उसी तरह आप देखिए गीताटीत आकार स्वर 3टा 40 बार व्यवहार হয়েছে, है ना? ইয়াত কোনটা কার স্বর সিন এবারও ব্যবহার হওয়া নাই, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना? ये इस टेस्ट आइटम का, इस तरह के असेसमेंट का आपको क्या फायदा है? इसीलिए लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना है। और वहां असेसमेंट आपको खुद भी असेस करना है, टेक्स्ट को भी असेस करना है कि क्या मेरा ये टेक्स्ट ठीक है कि नहीं, मेरा जो टास्क है वो किस पर्पस के लिए है, और बच्चे को भी फीडबैक मिलेगा और फिर बच्चा आगे जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है समझना कि हमारा टेस्ट आइटम क्या होगा, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं। तो जो हम असेस करना चाहते हैं उसी के हिसाब से हमारे टेस्ट आइटम है। देखिए अब सारे, हाँ नेक्स्ट वन यू कैन सी, यू कैन शो। अब देखिए ये सब आप सिखा रहे हैं। गीताटीत थका युक्ताक्षर युक्त शब्द मिलाकर युक्ताक्षर बोर भांगी देखुआ। अब बताइए, जो इतना सारा काम बच्चा कर रहा है, कविता भी पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कहानियां लोक कथा सब पढ़ गया क्लास 4 में, कैसे पढ़ा उसने? अगर उसको ये पहचानना नहीं आया कि बिनंदिया में न और द से मिलकर न और द बना है, अगर क्लास 5 में बच्चा ये सीख रहा है अभी तक, तो आपको क्या हुआ? आपको पता नहीं चला कि आप क्या चाहते थे, क्यों टेक्स्ट है आपका, क्यों टेक्स्ट बुक है, क्या उम्मीद करते हैं। ना बच्चे को पता चलेगा कि वो किस लिए आता है स्कूल, क्या करने आता है। तो रटेगा, ट्यूशन जाएगा, है ना? तो कुछ भी ना कॉम्प्रिहेंशन है, ना कुछ सेंस है, ना मीनिंग है, ना पर्पस है। तो ये सब चीज जरूरी है देखना। और इसलिए लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के साथ हमेशा, हर रोज, हर मिनट असेसमेंट जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट आपको बताता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या लक्ष्य, क्या पर्पस लेकर चले हैं, बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसे ले जाएंगे, क्या आपको मदद करेगा, किस तरह की एक्टिविटी मदद करेगी, है ना? किस तरह का एक्सरसाइज आपको मदद करेगा, और क्या टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ मदद करेगा। कोई ऑडियो सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तभी तो ये सब इंटीग्रेटिव होगा। नहीं तो क्या होगा? एक एक आइटम लेके आप बच्चे को लिंग्विस्ट बनाना चाहते हैं, ग्रामेरियन बनाना चाहते हैं, भाषा वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेखक बनाना चाहते हैं, लेकिन भाषा के साथ खुद प्रयोग कर सके, भाषा का अपने जीवन में प्रोफिशिएंट बन सकते, प्रवीणता आ जाए उसमें, इसके लिए ये सब बिल्कुल ही हेल्प नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि असेसमेंट को क्या है, और सिर्फ थ्योरी नहीं कि असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा, आइटम राइटिंग कैसे होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन उस सबको आपको एम्प्लॉय करना होगा, उसका यूज करना होगा, और टीचर को और लर्नर को भी ऑटोनोमस बनना पड़ेगा। यानी असेसमेंट से क्या होगा कि टीचर भी जानेगा अपना सारा कुछ, कहाँ हमको जाना है, क्या तरीका होगा, कहाँ है। बच्चा भी जानेगा कि मैं कहाँ था, कहाँ पहुंचा, क्या कर पाता, क्या नहीं कर पाता, और दोनों मिलके जब काम करेंगे, टीचर शिक्षक और टेक्स्ट बुक, इस तरह शिक्षक और छात्र और टेक्स्ट बुक, तब लर्निंग होगा। नेक्स्ट वन, जस्ट 2-3 मिनट्स मैक्सिमम। अब देखिए, यहाँ देखिए आपने क्या सिखाया, विपरीत अर्थ करो। अब क्या है कि क्लास 4 तक में आरंभणी शब्द नहीं आया, मैंने देख लिया खोज के, है ना? विच्छेद नहीं आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लैंग्वेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, और कॉमन नॉलेज, है ना, जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक सीखा ही नहीं। या अगर कोई शब्द आ भी गया, मान लीजिए कि जैसे कुरूपा, ये शब्द नहीं आया मान लीजिए, तो कुरूपा अगर आ भी गया, चलिए पश्चिम आ गया, तो उसका पूर्व होगा, तो पश्चिम 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार प्रयोग किया, तभी तो उसको आदत पड़ेगी। अनादर उसने 2 बार ही सुना, है ना? मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी दिखा नहीं पाया आपको। नेक्स्ट वन, अब वाक्य बनाया आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, या हियर इट इज इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, चिरबिनंदिया तुम्हार खोज परिवेश। अब देखिए यहाँ पे जो आप काम दे रहे हैं, क्या टास्क दे रहे हैं, उसको क्या असेस कर रहे हैं आपका। कि अगर ये टेस्ट में होता, मान लीजिए आपके वीकली टेस्ट में होता, मंथली टेस्ट में होता, या एनुअल एग्जाम में होता ये क्वेश्चन, অসমৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ এতিয়া आसे ने, ये कोई मुझे लगता है क्लास
12 का बच्चा भी बीए का नहीं कर सकता। जिसने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, मान लीजिए ग्रेजुएशन, उसको भी अगर पूछें एक आम छात्र से बताने के लिए कि जो हमारी जो ये पर्यावरण का था परिवेश हरा भरा क्या अभी है कि नहीं है, और या ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करेगा, इसमें कह देगा यस, हाँ आज से, है ना, या नहीं है ऐसा कह देगा। ओके, यदि नहीं तेने हल केनेके ये विनष्ट हल, मतलब अगर नहीं है हरा भरा परिवेश तो ये नष्ट कैसे हो गया। क्या ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है? क्या ये लैंग्वेज का टेस्ट आइटम हो सकता है? क्या आप इससे लैंग्वेज का क्या असेस कर सकते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूजफुलनेस है? ऐसे काम आप करवाते हैं। आगे भी देखिए, है ना, वर्तमान की करिले आमी आमार परिवेश सेउजिया करी राखबो पारिम, है ना। अब ये तो लैंग्वेज इसका कोई संबंध ही नहीं है, और खास करके ये जो कविता दी हमने उससे तो कोई भी संबंध ही नहीं है इसका, ना लैंग्वेज का ना इस कविता से। तो क्या, इसलिए असेसमेंट बहुत जरूरी है दोनों के लिए। नेक्स्ट वन, बस अबाउट टू एंड, जस्ट 1 मिनट मोर। तो ये कुछ आप देख सकते हैं बाद में इसको। हेलो, हाँ ठीक है। फिर बानीकांत काकोती का अब देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में ये एक लेसन है क्लास 5 में ही, है ना, उत्तर दिया। चलिए तो ठीक है। अब क्या है कि उत्तर पहले ही मैंने बताया कि टेस्ट आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका देखने से ही मालूम हो जाए आंसर, उसको सोचना पड़े तब तो होगा ना कि आपने टेस्ट किया, लैंग्वेज समझा कि नहीं। और अगर जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर क्लास में आने की जरूरत क्या है, वो कहीं और भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, अब इसमें देखिए आपने ईर्षा परायण, है ना, इसका अभिधान व शब्द संभाव साई अर्थ लिखो। अब ईर्षा परायण, मुझे नहीं लगता कोई भी आसमीज यूजर, आप जितने टीचर्स हैं आपने अपने जीवन में एक बार भी इसका प्रयोग किया होगा आज तक, ठीक है, मैं श्योर हूं, या हो सकता है कि 100 में से एक ने किया हो एक बार। अब ये चीजें सिखा के आयत्त, है ना, ये उसको कब यूज करने को मिलेगा और क्यों, और एक बार करने से आत्मनियोग, ये तो बड़े बड़े एमए के लोग भी नहीं समझ पाएंगे, असमी स्पीकर भी, कि ये क्या है, क्या चीज, ठीक है ना। और बच्चे से आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि तलत शब्द केटार पड़ा युक्ताक्षर बासी उलियाई भांगी देखुआ। अब निष्ठा, तो भाई इतने साल इतने हर हफ्ते काम कर रहा है बच्चा, और उसको ये भी नहीं, और ये तो देख के ही पता चल जाएगा अश्मीज में ना। और अगर सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो इस तरह के टेस्ट आइटम हो, असेसमेंट में ये सब डालेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। तो बहुत जरूरी है आपको जानना, जैसा मैंने पहले कहा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए, ये कोई भी क्लास 5 का बच्चा, डॉक्टर बानीकांत काकोती 11 की भाषा विज्ञानी, है ना, आहेल, तो अब उसको अब फिर सिर्फ बदलने को कह रहा है, तो भाई कोई भी कह देगा, लक्ष्मीकांत बरुआ कह देगा, है ना, 11 की भाषा विज्ञानी आहेल, ठीक है ना। रोही में पढ़ाशुना मनोयोग रे करे, अब ये कविता का वाक्य में बनाना, कविता, अब तो उसको कह रहे हैं कि कविता बनाओ, है ना, रोही में पढ़ाशुना, अब इसको मतलब कह रहे हैं कि एक जैसे कविता जैसी भाषा लिखने के लिए, नीलाए गान गाए भाल पाए, मतलब कोई इसका सेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, खत्म ही होने को है। हाँ, अब ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग था, महाभारत शब्दटात थका आखर केटारे बेलेग बेलेग शब्द गठन करा, ठीक है, उदाहरण दिया है म। अब कह रहे हैं इसमें कि महाभारत शब्द में जो अक्षर आए हैं उससे अलग अलग शब्द बनाओ। मतलब ये तो क्लास 1 में या उससे पहले भी, और ना भी सिखाएं तब भी बच्चा कर लेगा, देख के ही कर लेगा। सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज का बच्चा भी क्लास 1 2 में ही कर चुका होगा, है ना, देख के कि मौ से महा, मौरत में, है ना, मौ है, मौत, मौत में मौ है। अब हा से कह रहे हैं, भा से कह रहे हैं, मतलब दिस आर यूजलेस थिंग। तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। तो ये उदाहरण थे कुछ जिसपे एक्चुअली पंकज जी ये सबको दे दीजिएगा और इस पे सोचें, विचारें, ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, तब अच्छा होगा। तो मेरा कहने का लास्ट में मैं ये कहूंगा कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग ये जुड़ा हुआ है, और क्या है कि लगातार असेस करना चाहिए आपको,
और असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? वो इवैल्यूएशन है जो अंत में होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग वहां आपको जरूरी है कि किस तरह के टेस्ट आइटम होंगे, क्लोज टेस्ट कैसे होगा, कैसे कंडक्ट करेंगे, डिक्टेशन कैसा होगा, क्लास ज्वाइंट कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद assessment. If they are separated, then your teaching learning will never happen. Teaching can happen. इसे ग्रामर पढ़ाना आसान है, टीचिंग टीचर काम करके चला जाएगा सिखा के, फिर बच्चा ट्यूशन करने जाएगा, फिर एग्जाम आएगा, फिर रटेगा, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो इससे पूरा नहीं होता। धन्यवाद सर।